हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर की। समझते हैं जो हम पहले भी कॉलिजन के टाइम पे मैकेनिक्स में बात ये थी कि अगर एक वॉल यहाँ पे है और एक एम मास का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से वी वेलोसिटी के साथ चलता हुआ आता था, ठीक है, और यहाँ कोलाइड करके चिपक जाता, ठीक है, कोलाइड एंड स्टिक्स देयर, कोलिजन करके वहां चिपक गया। तो पूछा गया कि बताइए कितना मोमेंटम इसने वॉल को ट्रांसफर किया। मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल, ये आपसे पूछा गया। तो ये कैसे बताएंगे भैया। आप क्या बोलेंगे कि इसका इनिशियल मोमेंटम जो था वो था m इंटू वी के बराबर। फाइनल मोमेंटम जब यहाँ पे चिपक गया है तो p फाइनल इज 0। हम बोलेंगे इसका चेंज इन मोमेंटम जो हुआ है वो है mv के बराबर। दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल। ये बात तो क्लियर है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल। ये कितना हो जाएगा, इसका mv के बराबर, जिसे हम p लिख लेते हैं। अगर p था मोमेंटम तो हम लिख लेते हैं p के बराबर। क्लियर है बात, यहाँ तक सारी बात अपने को क्लियर है। अगर यही सोचो रिबाउंड होता है यहाँ से, यही अगर p मोमेंटम के साथ चल रहा है, वॉल है, इस बार कोलाइड किया एंड रीबाउंड किया विद द सेम स्पीड, तो क्या होता, p से गया p से ही वापस आया। इस बार जो आप चेंज इन मोमेंटम लिखते वो लिखते 2mv या 2p टाइम्स। याद है आपको ये सारी बातें, है ना, क्योंकि इस बार मोमेंटम कितना होता चेंज इन मोमेंटम। तो भाई अगर ये p है तो ये माइनस p लिखा जाता, p माइनस माइनस p 2p, ये अपने पास चेंज इन मोमेंटम आता। तो इस बार हम बोलते हैं कि जो वॉल को मोमेंटम ट्रांसफर इसने किया है वो 2p के बराबर किया है। इस बात पे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एक एंगल पे आ रहा होता तो हम कहते हैं कि भाई इस बार इसने जो मोमेंटम ट्रांसफर किया वो अगर एंगल थीटा है तो हम कहते हैं कि ये p cos थीटा के हिसाब से अगर कोलिजन और रिबाउंड होता तो वापस आते हुए इधर आता, तो हम कहते हैं कि इस बार जो चेंज इन मोमेंटम इसका हुआ है वो है 2p cos थीटा के बराबर। ये सारी बातें आपको याद है, ठीक है। अब इन्हीं सब को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम रेडिएशन प्रेशर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि मोमेंटम कितना होता है एक ईएम वेव का। भाई कोई हमें मास तो पता नहीं है, कोई वेलोसिटी, हमें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पता है। तो अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो इसका आप एक सीधा फॉर्मूला अभी के लिए याद रखेंगे, बाकी जब मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो हम मोमेंटम के लिए चीजें प्रूव भी करेंगे। पर फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास सारे मोमेंटम होते हैं, लीनियर मोमेंटम भी होता है, इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और इसके पास एनर्जी भी होती है, ठीक है। ये सारे ही इसके पास होते हैं। अब ये कितने कितने होते हैं ये बात हमें करनी है। अब सोचो कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाके एक सरफेस पे टकराई, ठीक है, तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा। जैसा कि अभी आपने ये वाला एग्जांपल लिए, बॉल और वॉल वाले, मोमेंटम में जब चेंज हुआ तो इसने वॉल पे फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया। तो ऐसे ही जब एक ईएम वेव एक सरफेस से टकराती है तो उसके मोमेंटम में भी चेंज होता है, और उसकी वजह से वो भी उस सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करती है, जिसे बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। अगर आपने ये मूवी देखी है अपनी मिशन मंगल वाली, तो उसमें एक एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बात कर रहे होते हैं कि कम फ्यूल में कैसे प्रोपेल करेंगे, वैसा हिसाब होता है। तो बोलते हैं कि जैसे एक बोट चलती है हवा की वजह से, वैसे ही हम अपने सैटेलाइट को मूव कर सकते हैं विद रेडिएशन प्रेशर। आपने सुना होगा उसमें, तो उसने ये बात बोली थी कि जो सोलर रेडिएशन है उसके प्रेशर से हम इसको मूव करेंगे, ऐसा उसमें बोला गया है, ठीक है। तो वही सोलर रेडिएशन प्रेशर जो है वो यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उनके चेंज इन मोमेंटम की वजह से प्रेशर अप्लाई करती हैं सरफेस पे जहां वो जाके टकराती हैं। तो वो प्रेशर कितना होता है इस बारे में अगर बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। मोमेंटम जो लिखा जाता है वो है एनर्जी बाय सी, यू बाई सी, दिस इज द मोमेंटम। अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे, बाकी हम आगे इसको प्रूव भी करेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर पहला केस में केस वन की भाई ईएम वेव एक सरफेस पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट ऑन अ सरफेस,
normally and transports the total energy U to the surface, इसके पास जो भी एनर्जी है वो U है, इन टाइम t, और वहां जाके ये एब्जॉर्ब हो जाती है इफ द सरफेस absorbs the incident energy या रेडिएशन, तो हम क्या बोलेंगे, द टोटल मोमेंटम P, the total momentum P transferred to the surface is given by, भाई टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ अगर वो वहां जाके एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया मतलब जो फर्स्ट केस है इस बारे में बात हो रही है, ये वाला जो केस है कि जो वेव चली वो वहां जाके एब्जॉर्ब हो गई, मतलब जो मास चल रहा था वो जाके फाइनली रेस्ट पे आ गया, चिपक गया, ऐसा वो केस है। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था, जितना इसका इनिशियल मोमेंटम था उतना p के बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस केस में जो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा वो करेगा p इक्वल टू u बाई सी के बराबर। ये आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी जो उसने वहां पे दी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द वेव, ये c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी स्पीड से चलती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जो मोमेंटम इसका था वो था एनर्जी बाय इसकी वेलोसिटी। क्लियर है। अब इसकी वजह से अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूँ, ये तो हुआ मोमेंटम जो उसने ट्रांसफर किया, हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड by the EM wave on the surface, ये हमें पता है कैसे दिया जाता है, अगर मैं इसको पी आर लिखता हूँ रेडिएशन प्रेशर, ऐसा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि मोमेंटम और प्रेशर में आप कंफ्यूज ना हो, मैं प्रेशर को लिख रहा हूँ पी आर रेडिएशन प्रेशर, ये अपने को पता है होता है एफ बाई ए के बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है भैया, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी पर यूनिट एरिया। पी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो रेडिएशन प्रेशर को लिख सकता हूँ 1/a डी बाई डी टी ऑफ यू बाई सी, मोमेंटम का डिफ्रेंशिएशन। अच्छा सी तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो रेडिएशन प्रेशर लिखा जाएगा 1/a इंटू सी डी यू बाई डी टी। ये हो गया, क्लियर बात। अच्छा आपने एक चीज पढ़ी थी अभी पिछले वीडियो में, एस पॉइंटिंग वेक्टर क्या था वो, याद कीजिए, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या यही था आपने पढ़ा था उसको, क्या आपने बोला था कि पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो पावर पर यूनिट एरिया। और क्या यहाँ पे वो टर्म बन रही है डी यू बाई डी टी बाई ए, यहाँ पे एक टर्म बन रही है आपके पास डी यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई ए, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंटिंग वेक्टर, यस, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये यहाँ लिखा गया है। तो मैं इसे लिखूंगा रेडिएशन प्रेशर का जो आपके पास फाइनली फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आ रहा है एस बाई सी के बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पॉइंटिंग वेक्टर एस हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट हो गई, रेडिएशन प्रेशर हो गया एस बाई सी के बराबर, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बात यहां तक पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई अगर इस केस में ये ना हो कि ऐसा होता कि जो लाइट या जो ईएम वेव वहां गई वो टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, अगर ऐसा सिचुएशन होती तो क्या होता। तो हम बोलते हैं सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि जो ईएम वेव गई वो इंसिडेंट हुई एंड देन रिफ्लेक्ट, ऐसा अगर होता तो हम क्या बोलते, ये केस ऐसा हो जाता ना कि ये मोमेंटम पी से गया वापस मोमेंटम पी से आ गया, चेंज इन मोमेंटम कितना बोलते हैं आप 2p के बराबर।
तो बस यहाँ भी वैसा ही केस है। अगर ये केस होता तो हम बोलते कि जो रेडिएशन प्रेशर यहाँ पे लग रहा है वो लगता है 2s/c के बराबर। ठीक है, पक्की बात, कोई खास बात इसमें कर सकते हैं। और ये अगर तीसरा केस में देख लूं कि कोई किसी एंगल पे गया, वहां पे ईएम वेव जो है वो इस बार ईएम वेव इंसिडेंट at an angle theta to the normal of the surface, to the normal of the surface, तो हम क्या बोलते हैं, इस बार केस ऐसा है कि ये थीटा एंगल पे यहाँ से गया नॉर्मल टू द सरफेस से, तो हम बोलते हैं कि इस बार जो चेंज इन मोमेंटम होता वो होता डेल्टा पी इक्वल टू 2p cos थीटा के बराबर। तो हम इस बार रेडिएशन प्रेशर जो लिखते हैं वो लिखते हैं 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय c के बराबर। ठीक है, सारी बातें की जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको? पक्की बात। चलिए, तो ये था आपका प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर और मोमेंटम के बारे में बातें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द ईएम वेव के बारे में। स्पेक्ट्रम मतलब कौन सी वेव कितनी वेवलेंथ की होती है और उसको क्या नाम दिया जाता है, इस बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट अभी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम मतलब ये हमने एक वेवलेंथ की स्केल पे इन सबको दिखा रखा है कि कौन कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज कहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, कैसा मटेरियल है, इन सब पे डिपेंड करता है कि कैसी वेव वहां से प्रोड्यूस होगी। उसकी वेवलेंथ के हिसाब से हमने उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, नॉट सिर्फ वेवलेंथ नहीं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कितना पेनिट्रेट करती हैं, सारी बातें उसमें आती हैं। तो हमारे पास ये चीज है, एक स्पेक्ट्रम आपको दिखा रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या बता रहा है कि देखिए, वेवलेंथ की स्केल इन्होंने बना रखी है 10⁻³ मीटर से 10⁻12 मीटर तक, ये है वेवलेंथ। ठीक है, अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ लेफ्ट साइड से शुरू हो रही 10⁻³ से, सबसे कम 10⁻12 लास्ट में है। ओके, ये आपको याद रखना है कि कौन सी वेव्स कहाँ पे आती है, इनका सीक्वेंस क्या है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है एज इट इज। सबसे बड़ी वेवलेंथ की जो वेव्स होती हैं वो होती हैं रेडियो वेव्स, जो जनरली एफएम, टीवी, एएम इनमें काम आती है ना। हम जब लास्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे जेई वाले, बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसमें इन सब के बारे में बात करेंगे, एफएम और एएम के बारे में। नीट में वो सिलेबस में नहीं है। दूसरी जो आती हैं वो होती हैं माइक्रोवेव्स, जो रडार में आपके घर में जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें काम आती हैं। उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 10⁻1 से 10⁻4 तक। तीसरी इंफ्रारेड, चौथी विजिबल लाइट, पांचवी अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज, देन गामा रेज। ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, अब इनमें भी विजिबल लाइट में हम पूरी बातें करेंगे क्योंकि हमारा अगला चैप्टर है वो है ऑप्टिक, पूरा लाइट और लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उसमें बात करने वाले हैं। तो विजिबल लाइट वो जो हम आंखों से देख पाते हैं, उसका जो रेंज होता है वो आपको यहाँ दिखा रखा है 7 × 10⁻⁷ से 4 × 10⁻⁷ इसका वेवलेंथ की रेंज होती है। ठीक है बात, पक्का? चलिए आगे मैं इन सब के बारे में डिटेल जो है एक फोटो आपको दे रहा हूँ जिसमें इन सब के बारे में डिटेल लिखी हुई है, उसको एक बार जल्दी से अपन रीड करेंगे। उनको आपको याद रखना है, उसका और कोई उपाय नहीं है। तो जल्दी से मैं वो शो करता हूँ। तो चलिए हर वेव के बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं, ये आपको याद रखनी है। आप चाहें तो इनको देख के एक टेबल बना सकते हैं, अपनी पूरी टेबल बनेगी। वेव कौन सी है, कितनी वेवलेंथ है, कैसे बनती है और उसके क्या एप्लीकेशन है, ये चार उसमें सेक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट रेडियो वेव आप देखेंगे तो रेडियो वेव लिखेंगे, इसकी जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में है, तो ये रेंज है इसकी 10⁻4 से 0.1 मीटर्स के बीच में, ये लिखेंगे। थर्ड आप लिखेंगे कि वो कैसे बनती है, तो व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर्स, तो ये वेव्स बनती हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इनका यूज क्या है, तो आप यूज लिखेंगे यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, इसके बनने का एक तरीका एलसी ऑसिलेशन भी है, एलसी ऑसिलेटर्स, वो भी आप साथ में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप हर एक वेव के बारे में लिखेंगे उस टेबल में। वो टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी कुछ क्वेश्चंस करने में, जो क्वेश्चंस इनके ऑर्डर पे आते हैं कि ये किस
वेवलेंथ रेंज में ये होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, इस पे डायरेक्ट कुछ नीट में स्पेशली कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे एप्लीकेशन पे। तो याद रखने का तरीका, एक टेबल बनाएंगे आप और मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो रेडियो वेव्स हम बात कर चुके कि बन रही हैं चार्ज एक्सेलरेशन की वजह से कंडक्टिंग वायर में या एलसी ऑसिलेटर की वजह से। इनका जो यूज है रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन का है, और इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 10⁴ से 0.1 मीटर्स तक। सेकंड आते हैं माइक्रोवेव, जो इससे कम वेवलेंथ की होती है। वेवलेंथ होती है 0.3 मीटर से 10⁻⁴ मीटर्स तक। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती है? जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कहाँ यूज होती है? रडार सिस्टम्स में, स्टडिंग द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ बहुत छोटी है इसलिए मैटर के बीच में ये आराम से जा सकते हैं, उनके स्टडी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में, जो आपके घर में एक अप्लायंस है वो, और उसकी वेवलेंथ स्पेसिफिकली भी आपको दे रखी है, 0.1 to 2 मीटर्स होती है। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है, याद रखना है। अगर थर्ड बात करें इंफ्रारेड वेव के बारे में, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर्स तक, यहाँ तक। और इंफ्रारेड अगर आप ध्यान से बात करो तो यह रेड से छोटा, इंफ्रा मतलब छोटा, तो रेड से छोटा। तो आप याद करने का तरीका ये भी है कि अगर इंफ्रारेड लिखा हुआ है तो इसके बाद रेड आएगा, फिर ये पूरा विजिबल सेगमेंट चलेगा, वॉयलेट पे खत्म होगा, फिर आएगा अल्ट्रा वॉयलेट, मतलब वॉयलेट से बड़ा। इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव्स कहां से कहां तक? 10⁻³ से 7 × 10⁻7 मीटर्स तक, ये इसकी वेवलेंथ के रेंज है। ये वेव प्रोड्यूस होती हैं बाय मॉलिक्यूल्स एंड रूम टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स, इनकी वजह से। ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, इसलिए बहुत यूजफुल होती हैं। एब्जॉर्ब हो जाती हैं मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में ये चली जाती हैं, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, हर एटम की एक इंटरनल एनर्जी है, मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है। तो ये जो रेज हैं या जो वेव्स हैं वो सीधा सीधा एब्जॉर्ब हो जाती हैं हर मॉलिक्यूल में, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी को ये बढ़ा देती हैं, जिससे उसके वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत यूजफुल हो जाती है कि दिस एनर्जी एजिटेट्स द एटम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंक्रीजिंग देयर वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन व्हिच रिजल्ट्स इन टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये इसका यूज हो गया। दूसरा, फिजियोथेरेपी में यूज होता है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी में यूज होता है, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होता है। ठीक है, यूज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है विजिबल लाइट, जो हम देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, इसलिए इसका नाम है विजिबल लाइट। photons of light are emitted by the de-excitation of atoms and molecules। इसमें जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं फोटोन्स, वो कहाँ से बनते हैं? डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डी एक्साइटेशन मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना, इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो उसमें उसकी वजह से बनते हैं। तो विजिबल लाइट डी एक्साइटेशन से बनी। इनकी जो वेवलेंथ है वो 7.8 × 10⁻7 से 3.8 × 10⁻7 मीटर तक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए एज इट इज। उनकी जो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है वो वेरी करती है 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 तक। हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्स रेशियो में होते हैं, अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेवलेंथ जो लिखा जाता है वो बेसिकली होती है, या आप मान लीजिए जो टाइम लिखा जाता है वो क्या बोलते हो? लैम्डा बाय स्पीड, एंड टाइम इज नथिंग बट 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो हम बोल सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी इज स्पीड बाय लैम्डा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसा होता है। तो अगर लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो जो आपने बोला था अभी, इंफ्रारेड, फिर रेड से वॉयलेट विजिबल, और फिर अल्ट्रा वॉयलेट, ये आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे बेसिकली, इसकी फ्रीक्वेंसी से छोटी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए इंफ्रा नाम दिया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी से बड़ी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए अल्ट्रा नाम दिया गया। ठीक है, अल्ट्रा मतलब बड़ा, इंफ्रा मतलब छोटा, फ्रीक्वेंसी के बेस पे चलता है। तो वेवलेंथ के बेस पे उल्टा हो जाएगा, वेवलेंथ इंफ्रारेड की ज्यादा होती है विजिबल से, और अल्ट्रावायलेट की कम होती है विजिबल से, जबकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा सिस्टम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज इनकी यहां से यहां तक वेरी करती है। अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं, विजिबल लाइट्स, वो अलग अलग कलर्स दिखाती हैं, हमें जानते हैं, विबग्योर आप पढ़ चुके हैं, VIB GYOR, ऐसे चार हम 7 इसमें कलर्स देख पाते हैं। जो कलर के रेंज होते हैं वो रेड से, जिसकी वेवलेंथ होती है 7 × 10⁻7 से, वॉयलेट तक चलती हैं जिसकी वेवलेंथ है कम, 4 × 10⁻7। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम।
ये बात ध्यान रखनी है। जो सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। जो मैक्सिमम वेवलेंथ सेंसिटिविटी जो मैक्सिमम होती है वो होती है 5.5 इंटू 10⁻⁷ के आसपास, जो कि लगभग येलो कलर के रीजन में होता है। तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि आई की जो सेंसिटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा येलो कलर के लिए होती है। इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि जो टेनिस की बॉल्स होती हैं वो येलो ग्रीन कलर में बनाई जाती हैं ताकि सेंसिटिविटी ज्यादा रहे, अच्छे तरीके से हम उसको देख पाए। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। यूवी वेव क्या करती हैं? इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो उससे भी कम होती है, विजिबल से भी कम, 4 इंटू 10⁻⁷ से 6 इंटू 10⁻⁶। ये किसकी थी? ये वॉलेट के लिए लिखी थी। इससे कम वेवलेंथ इसकी आएंगी। These waves are produced by excited atoms and molecules as well as an electric discharge. यहाँ पे excited atoms and molecules लिखा है, मतलब लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाने वाले एटम्स यूवी लाइट, यूवी वेव्स को रिलीज करते हैं, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसकी वजह से भी होता है। Their energies of the order of magnitude of energy involved in the atomic ionization. ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूवी वेव्स की जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी उस ऑर्डर की होती है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होती है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटॉमिक आयनाइजेशन में जो एनर्जी होती है या मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन में जो एनर्जी होती है, उस रेंज की ये भी एनर्जी होती है। तो सोचो कि ये एनर्जी हम वहां यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करने के लिए, है ना। इसीलिए केमिकल इफेक्ट्स जो हैं वो यूवी रेडिएशन के हमेशा होते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो चेंज कर सकता है। तो सन जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है यूवी लाइट का। अल्ट्रावायलेट रेज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट्स, जो आंखों में हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में। तो कैटरेक्ट्स अ शील्डिंग ऑफ द लेंस इनसाइड द आई, है ना। द लेंस ऑफ सनग्लासेस absorbs some visible light resulting in dilation of eye pupil। जो हम सनग्लासेस पहनते हैं वो कुछ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए ब्राउन शेड का पहनते हैं तो आपको ब्राउन चीजें दिखती है क्योंकि बाकी कलर्स वहां एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो कुछ विजिबल लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी वजह से जो प्यूपिल है, हमारा आई प्यूपिल, वो डायलेट हो जाता है। अगर ऐसे ग्लासेस जो आपने पहने हुए हैं वो यूवी लाइट को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी कि आपके जो आई प्यूपिल्स हैं ऑलरेडी डायलेटेड हैं, और अब उसमें अगर यूवी लाइट गई तो वो उसको ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, मोर डैमेज में बी डन टू द लेंस ऑफ आई बिकॉज ऑफ द डायलेटेड प्यूपिल्स। तो आप जब सन ग्लासेस पहनते हैं तो आपको ये बात भी उसमें देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो सन ग्लासेस यूवी रेस को भी अच्छे से रोक पा रहे हैं। अगर नहीं तो आप अपनी आंखों को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ये बात उसमें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो हाई क्वालिटी सनग्लासेस ब्लॉक नियरली ऑल हाई डैमेजिंग यूवी लाइट्स। तो आपको जो शौक है सनग्लासेस के, उसमें एक बार आप क्लियर चेक भी कर लीजिएगा कि क्या वो यूवी प्रोटेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी आंखों को ज्यादा डैमेज करेंगे। ओके, यूवी लाइट जो है वो सनबर्न का मेन कॉज भी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो केमिकल लेवल पे जाके इफेक्ट कर सकता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके इफेक्ट कर सकता है। तो सनबर्न जो होता है वो यूवी लाइट की वजह से होता है। इसीलिए जो सनस्क्रीन लोशंस होते हैं वो विजिबल लाइट को तो पास होने देते हैं बट यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये उनकी खास बात होती है। अच्छा, जो एटमॉस्फेयर के आसपास एक लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर, उसका काम भी यही है कि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है यूवी लाइट से, हार्मफुल यूवी लाइट से। ठीक है, और ये कहाँ एब्जॉर्ब होती है? तो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है एक लेयर, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है जो यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। वो क्या करती हैं कि दिस ओजोन शील्ड कन्वर्ट्स लीथल हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। वो यूवी रेडिएशंस को इंफ्रारेड में कन्वर्ट कर देती है। ओके, इस एब्जॉर्प्शन से होता क्या है? इस एब्जॉर्प्शन से जो एटमॉस्फेयर है या स्ट्रेटोस्फियर है वो वार्म हो जाता है, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसकी वजह से वो स्ट्रेटोस्फियर वार्म हो जाता है। As a result of the chemicals emitted from aerosol spray cans या रेफ्रिजरेटर जो आप CFC कहते हैं, उसकी वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है। okay. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरेज के बारे में। एक्सरेज बहुत यूजफुल है लेकिन उतनी ही डैमेजिंग भी है, ये भी बात ध्यान रखनी है। एक्सरेज है वेवलेंस इन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस 10⁻⁸ से 10⁻12। और कम होगी वेवलेंस, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गई तो ये पेनिट्रेट कर पा रही है। X-rays are obtained by the deceleration of high energy electron bombarding a metal target। ये इसका प्रोडक्शन का तरीका है। हम एक्सरे आगे पढ़ेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो पूरा एक हमारे पास टॉपिक है एक्सरे का।
Due to different amount of absorption of X-rays by bones and tissues, a fairly well-defined pattern on a photographic film can be obtained. एक्सरे फिल्म पे आप जानते ही हैं एक्सरेज ऑब्टेन कर पाते हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उनमें एक्सरेज का बाय बोन्स एंड टिश्यूज। तो बोन्स में अलग एब्जॉर्प्शन, टिश्यूज में अलग एब्जॉर्प्शन, उसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें एक पूरी इमेज उसकी साफ साफ दिख पाती है। ठीक है। एक्सरेज इंड्यूस सीरियस डैमेज टू द टिश्यूज, बात ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सरेज नहीं कराते हैं, बहुत डैमेज कर सकता है टिश्यू को। सो दे कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर एज वेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Because X-ray damage or destroy living tissues or organisms, care must be taken to avoid unnecessary exposure. ठीक है, because X-ray wavelengths are comparable to the atomic separation. हाँ, ये एक और बात, खास बात, कि जो एक्सरेज हैं वो वेवलेंथ बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी कि एटॉमिक सेपरेशन के जो डिस्टेंस होती है उसके कंपेरेबल इनकी वेवलेंथ होती है। तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी एक्सरेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरेज उस गैप के अंदर जा सकती है, अगर गई तो हमें वहां एब्जॉर्प्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, जो भी है उसके हिसाब से हम स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो अपनी रेज आती हैं वो आती हैं गामा रेज। गामा रेज क्या है? emitted by radioactive nuclei and during certain nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे ये गामा रेज आती हैं। कॉस्मिक रेज से भी गामा रेज आती हैं, जो यूनिवर्स में रेज चल रही हैं वहां से भी गामा रेज अपने को मिलती है। हाई एनर्जी गामा रेज आर कंपोनेंट ऑफ कॉस्मिक रेज entering the earth atmosphere from the space. Their wavelength is very less, 10 to the power minus 10 to less than 10 to the power minus 14 meters. बहुत छोटी होती हैं। They are highly penetrating and produce serious damage when absorbed by living tissues. ठीक है, इसलिए गामा रेज बहुत ही मुश्किल होती हैं। आपने हल्क मूवी देखी होगी तो वो गामा रेज का इफेक्ट था, आप मत करना। सो दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय थिक लेयर ऑफ लेड। उससे अगर गामा रेज का एक्सपोजर कभी होता है तो न्यूक्लियर प्लांट्स में ये खतरा बना रहता है। उसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसे हैवी लेयर्स ऑफ या थिक लेयर्स ऑफ लेड से कवर किया जाता है, ताकि अगर कभी भी अगर कोई भी लीक भी हो तो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए, बाहर के सराउंडिंग को वो इफेक्ट ना कर पाए। क्लियर है सारी बातें? तो ये सब बेसिक बेसिक बातें थी ईएम वेव के बारे में। हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से। आज एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिख रहा है कि साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव है, ईएम वेव, ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू एम्प्टी स्पेस इन द एक्स डायरेक्शन। एम्प्टी स्पेस है तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ चल रहा होगा वैक्यूम में। ओके, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी प्रोपगेशन दे दिया आपको। द इलेक्ट्रिक वेव इज पोलराइज्ड इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है इस तरीके से, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चल रही है इस तरीके से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 1.5 गीगाहर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी वेव की 1.5 into 10 to the power minus 9, sorry 10 to the power 9 hertz, giga is 10 to the power 9 hertz. At a certain point p in the space, the oscillating electric field EY attains a maximum magnitude E naught. ठीक है, तो आपको E max दे दिया, E naught आपको दे रखा है 63 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पूछा गया आपसे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, लैम्डा पूछा गया। दूसरा आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बी नॉट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। ठीक है भैया, बी नॉट पूछ लिया। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन पूछी। और फिर पूछा गया कि एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ये भी आपसे पूछा गया। तो बहुत सारी चीजें पूछ ली, बी नॉट पूछ लिया, ई और बी की आपको इक्वेशंस भी पूछ ली। ये सारा पूछा गया है। दो चीजें आपको दी है, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा ई नॉट। कैसे सॉल्व करें? तीसरी बात जो यहाँ इनडायरेक्टली गिवन है वो ये कि एम्प्टी स्पेस में वो ट्रैवल कर रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ये तीन बातें आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इनको यूज करके हमको बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे किया जाए? तो सबसे पहला काम है आपका लैम्डा निकालना। लैम्डा कैसे निकालें? तो वो तो आसान है। कैसे? अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे वेलोसिटी पता है, तो क्या मुझे लैम्डा पता है? यस। कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि होता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा या एफ लैम्डा, जिसको बोल सकते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये कहां से आया था? एफ इज नथिंग बट 1/t
तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा बाई टी, यही तो होता है। लैम्डा इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन साइकिल, टी इज टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, तो वेलोसिटी मिल जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम से। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ से। वेलोसिटी c, f आपको दे रखा है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा विल c बाय f 3 into 10 to the power 8 बाय f आपको दे रखा है 1.5 into 10 to the power 9, आंसर आएगा 0.2 मीटर्स। ये आपको आ गया लैम्डा, कोई खास बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बताइए बी नॉट कितना है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी अपने को पता है ई नॉट और बी नॉट का रिलेशन क्या था, रिलेशन ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी, ये रिलेशन पता है। तो बी नॉट यहाँ से हो जाएगा ई नॉट बाई सी के बराबर, ई नॉट आपको गिवन है कितना 63 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 8, कितना आएगा 21। तो ये आपको मिलेगा 2.1 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला, ये आपका मिल गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपको पूछा गया था कि बताइए इनकी इक्वेशंस क्या क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो भाई इक्वेशंस हमें पता है। अच्छा, आपसे एक डायरेक्शन भी पूछा गया था कि इनकी बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें पता है तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती हैं, वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इस तरफ होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जेड डायरेक्शन, ये तो हमें यहाँ से पता ही है। ओके, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस बताइए। तो इक्वेशन हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखे जाएंगे अगर, तो लिखेंगे E इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपको पता है। अब व्हाट इज के क्या था, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर, क्या यही था आपका के, याद है। और दूसरा ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, ठीक है। तो आपको एफ पता है, आपको लैम्डा पता है, क्या आप के और ओमेगा निकाल सकते हैं, यस। या तो ये कर लीजिए, या हम इसे इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा एक्स माइनस सी टी। ये भी इसको लिखने के, इक्वेशन को लिखने का एक तरीका है। कैसे देखो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये आपको के एक्स मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू सी टी, सी बाय लैम्डा अभी हमने देखा दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, यहाँ से देखो सी बाय लैम्डा इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, तो क्या ये लिखा हुआ है 2 पाई एफ इंटू टी विच इज ओमेगा टी। तो ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ये भी है, E इक्वल टू ई नॉट 2 पाई बाय लैम्डा एक्स माइनस सी टी, सॉरी E इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा एक्स माइनस सी टी। क्लियर है बात, ये भी आपको सेम इक्वेशन प्रोवाइड करेगा यहाँ से। तो आपके पास सिर्फ अगर लैम्डा है तो आप इस टर्म में इक्वेशन लिख लीजिए, के और ओमेगा अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ से भी इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें पक्का। चलिए, तो आप सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, फाइनली देख लीजिए क्या आंसर आता है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर आते हैं कि नहीं आप चेक कर लीजिए। E इक्वल टू ई नॉट अभी आपने देखा ही था, 63 आपको गिवन है, कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 31 इंटू एक्स माइनस सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टी, ये हो जाएगा जे कैप में आपको दे रखा है वोल्ट पर मीटर। और जब बी देखेंगे तो बी आपको मिलेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने अभी सॉल्व करी थी 2.1 इंटू 10 टू द -7 cos of again 31 into x minus 3 into 10 to the power 8 into t, ये आया था k कैप में टेस्ला। ठीक है, ये इन दोनों की फाइनल इक्वेशंस लिखी जाएंगी, और यहाँ से देख भी पा रहे हैं दोनों सेम फेज में होती हैं हमेशा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनर्जी फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द अर्थ एट अ रेट ऑफ 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट इंटेंसिटी, आपको सन से आती हुई इंटेंसिटी दे रखी है अर्थ पे, विच इज नॉन एज सोलर कांस्टेंट। ये भी एक बात है, आप याद रख सकते हैं, सोलर कांस्टेंट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी विच फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यू टू सन, ये होती है सोलर कांस्टेंट, द पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड, दिस इज द सोलर कांस्टेंट। ठीक है, at the top of the atmosphere. Find the RMS values of the electric and magnetic fields in the sunlight reaching the top of the atmosphere. ये आपका क्वेश्चन है। आपको
ERMS और BRMS पूछा गया है। किसके लिए? जो सनलाइट है उसके लिए। तो भाई लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल लाइट होती है, उसके लिए आपको ERMS और BRMS पूछा गया। और दे रखा है आपको सिर्फ ये चीज 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? तो हमें पता है भैया कि जब एक EM वेव है तो उसके लिए E और B दोनों साइनोसॉइडल होते हैं। और जब साइनोसॉइडल होते हैं तो अगर मैं इनकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहूं तो पहली बात तो ये कि यहाँ दे रखा है वॉट पर मीटर स्क्वायर। कहाँ पढ़ा था आपने वॉट पर मीटर स्क्वायर? किसकी यूनिट पढ़ी थी? क्या पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था आपने वॉट पर मीटर स्क्वायर की टर्म में? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही तो यहाँ दे रखा है ना? वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ एस दे रखी है विच इज 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एवरेज वैल्यू जो होती है, क्या इसी को आपने इंटेंसिटी बोला था? यस, याद कीजिए, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट इंटेंसिटी, और इसका एक फॉर्मूला भी आपने भी लिखा था। क्या लिखा था? अगर मैं ई नॉट की टर्म में लिखना चाहूँ तो ई नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे काम आ रहा है। तो इंटेंसिटी इज ई नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट सी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पूछा गया है आरएमएस वैल्यू। एक साइनोसॉइडल वेव के लिए ERMS की वैल्यू कितनी होती थी, याद करो? E0/√2 के बराबर, रिमेंबर? तो अगर मैं वो यहाँ यूज करता हूँ तो सोचो यहाँ पे क्या बन रहा है, E0/√2 का स्क्वायर 1/μ0c। क्या यही लिखा गया है यहाँ पे? E0 स्क्वायर बाई 2 इज नथिंग बट E0/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/μ0c। और व्हाट इज E0/√2? ERMS। तो मैं इंटेंसिटी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ERMS का स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। अब आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ERMS आपको कैलकुलेट करना है। ERMS विल बी रूट ओवर आई इंटू म्यू नॉट इंटू सी। सबकी वैल्यूज हमें पता होती हैं, जल्दी से अगर रखें अपन तो आराम से सॉल्व यहाँ से किया जा सकता है। आई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 1353, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है होती है 4.2 × 10⁻⁻7, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8। सारी वैल्यूज रखेंगे, फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 714.0 वोल्ट पर मीटर के बराबर। ERMS मिल गया, फिर आपको BRMS भी पता करना है। आसान सी बात है, E/B = C, तो ये हो जाएगा ERMS/C के बराबर। फिर से सॉल्व कर सकते हैं, 714 डिवाइड बाय 3 × 10⁻8। जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.38 × 10⁻6 टेस्ला। क्लियर है? तो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आपको यहाँ से टर्म सीधी सीधी इंटेंसिटी नहीं दिया, पॉइंटिंग वेक्टर नहीं दिया, टर्म ये नहीं लिखी, लेकिन यहाँ से आपको बात समझनी पड़ेगी कि जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ रही है वही तो पॉइंटिंग वेक्टर है। और क्योंकि एवरेज एनर्जी दे रखी है तो एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट इंटेंसिटी, और वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है बात? पक्के से? चलिए, तो आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, EM वेव्स पे बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स। हम बात करेंगे लाइट और लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत बड़ा वो एक सेगमेंट है, बहुत ही स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।